हेलो एवरीवन, वेलकम बैक बच्चा पार्टी। आई एम राहुल विश्वकर्मा और हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर, बहुत ही प्यारा चैप्टर, इसका नाम है स्थिर विद्युत। तो बच्चों, स्थिर विद्युत की चैप्टर में हमने पढ़ लिया अभी तक फ्लक्स, कहाँ तक? विद्युत फ्लक्स। अब बच्चों, विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन, जो हमारे विद्युत फ्लक्स जो इम्पोर्टेंट है, वो कहाँ सबसे ज्यादा काम आएगा? हम पढ़ने वाले हैं गाउस के नियम के लिए। बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं कि हमने विद्युत फ्लक्स क्यों पढ़ा, हमारे इतना काम क्यों आने वाला है, तो अगर बोर्ड के हिसाब से पढ़े और हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के हिसाब से बताएं, तो हिंदी माध्यम में जो बोर्ड के क्वेश्चन बोर्ड है, बोर्ड के लेवल के अकॉर्डिंग जो विद्युत फ्लक्स का काम आएगा, वो सबसे ज्यादा काम आने वाला है गाउस के नियम। कहाँ पर? गाउस के नियम पर। तो सर, क्या आज का टॉपिक हमारा गाउस का नियम है? बिल्कुल नहीं। गाउस के नियम से पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना है, दैट इज आवेश वितरण। आवेश वितरण, या फिर और अच्छे से पढ़ते हैं तो संतत आवेश वितरण। ये क्या बात हुई? संतत आवेश। कौन सा? संतत, अर्थात कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा सर, ये क्या बला हुई सर, हमें बताओ जरा। तो बच्चों, बेसिकली हुआ क्या, अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज, यहाँ पर कोई एक बिंदु आवेश क्यों रखा हुआ है, इससे r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकाल दोगे। एक आवेश क्यों रखा हुआ है, उससे r दूरी पर एक बिंदु P है, P स्थित है, उस P बिंदु पर क्या निकालो? विद्युत क्षेत्र निकालो। आराम से निकाल दोगे आप। हाँ, तो बिल्कुल निकाल देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? कि Q अपॉन r स्क्वायर। लेकिन बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको बोलता हूँ कि ये बिंदु आवेश बहुत छोटा है। बिंदु आवेश क्या है? बहुत छोटा है। अब ऐसा ही आवेश यहाँ भी है, 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 ऐसा ही आवेश यहाँ भी है। मतलब पहले तो कितना था? एक ही आवेश था, और अब बहुत सारे आवेश हो गए। इस वाले आवेश के कारण भी इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र लग रहा है, इस वाले आवेश के कारण भी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लग रहा है, इस वाले आवेश के कारण भी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र लग रहा है, इसके कारण भी यहाँ विद्युत क्षेत्र लग रहा है, और इस वाले आवेश के कारण भी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लग रहा है। यानी सभी आवेशों के कारण इस P बिंदु पर क्या लग रहा है? विद्युत क्षेत्र लग रहा है। अब बताओ, अब कैसे सोल्व करोगे? तो सर, ये तो बिंदु आवेश नहीं रहा, ये तो कह रहा है ये बिंदु आवेश रहा? बिल्कुल नहीं रहा। ये तो क्या बन गया? एक लाइन के अकॉर्डिंग, एक रेखा के अकॉर्डिंग। रेखा कौन सी? वो वाली नहीं, ये वाली। ये रेखा के अकॉर्डिंग एक, ये क्या हो गया? रेखा के अकॉर्डिंग चार्ज जो है, जो रेखा के अकॉर्डिंग आवेश जो है, वो इस पर विचलित हो गया। आवेश क्या हो गया? एक रेखा के अनुरूप, अनुदिश जो है, विचलित हो गया। तो इस प्रकार के आवेश के वितरण को ही क्या बोल रहे हैं? आवेश वितरण। तो अच्छा, अगर एक बिंदु आवेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र तो हमने गणना कर ली, लेकिन अगर इसी तरीके से आवेश वितरित किया जाए तो उस पूरी सरफेस के कारण, उस पूरी पृष्ठ के कारण, या उस आवेश की उस रेखा के कारण, है ना, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र किस तरीके से कैलकुलेट करना है, वो हमें सीखना है। इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? इसकी जरूरत पड़ेगी हमें गाउस के नियम पर। कहाँ पे पड़ेगी? गाउस के नियम पर। ठीक है, तो उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने के लिए हम एक छोटा सा टॉपिक आज के लेक्चर के लिए लेकर आए हैं, दैट इज आवेश वितरण। अब आवेश वितरण दो तरीके से। कैसे? बच्चों, आपको मैंने स्टार्टिंग में जब हम कूलाम का नियम वगैरह की बात कर रहे थे, विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको कुछ सममित और असममित आकृतियों के बारे में बताया था, याद है? हाँ, याद है। सुनना, मान लो ये कोई गोला है, क्या है ये गोला है। अब इस गोले पर मैं आवेश वितरित करूँ तो आपको अच्छे से पता है कि सब तरफ बराबर आवेश आएगा, सब तरफ, हर एक तरफ क्या होगा? बराबर आवेश वितरित होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। क्यों? क्योंकि गोला जो है ये क्या है? सममित आकृति। ये क्या है? सममित आकृति। सर, सबसे पहले तो सममित और असममित का मतलब बताओ। अरे सममित का मतलब, इसको यहाँ से कट करो, इधर से भी सेम दिखे और इधर से भी सेम दिखे, है? तो ये क्या है? सममित आकृति। इसकी अपेक्षा, जैसे एक और चीज ले लेते हैं, मान लो स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर पर मैं आवेश वितरित करता हूँ, ठीक है? ये क्या किया मैंने? इस पर आवेश वितरित किया। तो बच्चों, जब मैं इस पर आवेश वितरित कर रहा हूँ तो ये भी क्या हो गया? सममित आकृति।
क्या होगी? सममित आकृति। तो इस पर भी जो आवेश वितरित होगा वो कैसा होगा? संतत होगा। सममित आकृति पर कैसा वितरित होगा? संतत होगा। लेकिन बच्चों अब मैं थोड़ा सा कुछ तूफानी बताऊं। क्या? ऐसे लेते हैं, ये क्या इस पृष्ठ पर, क्या इस सरफेस पर, क्या इस आकृति पर आप आवेश वितरित कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्या ये पृष्ठ नहीं है? बिल्कुल है। क्या ये चालक नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर आवेश वितरित क्यों नहीं कर सकते? आवेश इस पर वितरित किया जा सकता है, इस पृष्ठ पर आवेश वितरित किया जा सकता है, लेकिन क्या ये सममित है या असममित है? ये सरफेस असममित है। ये क्या है? असममित है, नॉन सिमेट्रिक है, असममित। तो यहाँ पर जो आवेश वितरित करोगे वो क्या होगा? असंतत होगा। वो कैसा होगा? असंतत। ठीक है। असंतत और संतत में और डिफरेंस करने के लिए सिंपल सी बात है, एक बात दिमाग में डालो, क्या इस पूरी पृष्ठ पर हर जगह बराबर आवेश होगा? इस पूरी पृष्ठ पर हर जगह बराबर आवेश वितरित होगा? हाँ बिल्कुल। यानी कि पूरी पृष्ठ पर आवेश का घनत्व हर एक बिंदु पर क्या होगा? समान होगा। इस पूरी पृष्ठ पर आवेश का घनत्व क्या होगा? समान होगा। आवेश का घनत्व क्या होगा? आवेश में जो घनत्व है वो क्या होगा? समान होगा। आवेश का घनत्व क्या होगा? समान होगा। मतलब हर एक बिंदु पर आवेश घनत्व, हर एक बिंदु पर चार्ज की जो डेंसिटी है वो क्या होगी? बराबर होगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ क्या होगा? बहुत ज्यादा चार्ज, यहाँ क्या? बहुत दूर दूर चार्ज। यहाँ तो देखो चार्ज बिल्कुल पास पास है, एक दूसरे से सटे हुए, जैसे लग रहा है कि कभी ना कभी मिले ही नहीं हो, है ना? बिल्कुल गले मिल रहे हैं एक दूसरे, और ये एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं, बहुत दूर दूर। एक यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ कहीं है। तो यहाँ पर जो आवेश घनत्व है वो कम है, यहाँ पर आवेश घनत्व कहीं ज्यादा। तो कहीं पर घनत्व ज्यादा, कहीं पर घनत्व कम। तो क्या समान है? असमान आवेश घनत्व। यहाँ पे क्या होता है? असमान आवेश। हमें सिर्फ ये पढ़ना है, क्या? समान आवेश घनत्व अर्थात संतत आवेश घनत्व। तो ये चीज क्लियर है। असंतत का मतलब डिस्क्रीट, असंतत का मतलब डिस्क्रीट और संतत का मतलब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों? तो इसको थोड़ा सा इज्जत से लिख लेते हैं। वैसे ये चीज हमें सिर्फ पढ़नी है, दिमाग में रखनी है। कोई बोर्ड में आपसे पूछने वाला नहीं है कि संतत क्या होता है, असंतत क्या होता है, बताओ। बेसिकली इसके बारे में पूछने वाला ही नहीं। आवेश वितरण के बारे में कोई नहीं पूछता, बस हमें क्या करना है? याद रखना है। ठीक है? तो आवेश वितरण दो तरीके से, आवेश वितरण दो तरीके से है। एक तो असंतत आवेश वितरण, असंतत आवेश वितरण। कॉपी पेन निकालो, फटाफट हेडिंग डालो और टॉपिक लिखना स्टार्ट कर दो। असंतत आवेश वितरण बोले तो डिस्क्रीट, मतलब मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। डिस्क्रीट चार्ज डेंसिटी या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या सीन है? इसमें हमेशा जो आवेश घनत्व है वो असमान होता है। इसमें क्या होता है? आवेश घनत्व प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग होता है, अर्थात भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। क्लियर है चीज? तो असंतत आवेश वितरण यानी डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि हर एक बिंदु पर आवेश घनत्व क्या होता है? अलग अलग होता है। समझने के लिए कहीं पर आप कभी कोई पूछ ले, छोटा बच्चा आपको बड़ा भाई पूछ ले, तो इस तरीके से फोटो बनाओ। यहाँ पर चार्ज बहुत दूर दूर, आपको पता लगे कि यहाँ पर घनत्व ज्यादा है या कम, यहाँ पर घनत्व कम है, यहाँ पर घनत्व ज्यादा है। ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं संतत आवेश वितरण। संतत आवेश इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाम से पता लग रहा है कंटिन्यूअसली, मतलब
कंटिन्यूटी टूट नहीं चाहिए, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि आवेश घनत्व हर बिंदु पर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आवेश घनत्व हर बिंदु पर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए भाई। समान होना, क्लियर है बच्चा बेटी? तो हर एक बिंदु पर अगर आवेश घनत्व समान है दैट इज संतत आवेश वितरण, अगर अलग अलग है तो असंतत आवेश वितरण। सबसे बढ़िया एग्जांपल बना लो ये गोला, धातु का गोला, इस पर हर एक बिंदु पर आवेश घनत्व क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, कॉपी करो। ठीक है, अब हमने क्या देखा था, हमने देखा बच्चों कि यहाँ पर एक बिंदु आवेश होता है। मैंने आपको बताया, आपसे क्या निकाला था, इसी बिंदु इस आवेश Q से R दूरी पर कोई बिंदु P रखा हुआ है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र। मैंने कहा अब क्या किया, यहाँ पर भी आवेश रख दिया, यहाँ पर भी आवेश रख दिया, यहाँ पर भी आवेश रख दिया, सिमिलरली इधर भी आवेश, इधर भी आवेश, इधर भी आवेश। ठीक है बच्चे, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग हुआ है। मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन अगर इन सभी आवेश को मिलाऊं आपस में, इन सभी आवेशों को आपस में बच्चों में इस तरीके से मिला दूं तो ये क्या होगा, एक लाइन बच्चे याद है। तो अगर बच्चों में ऐसा कहूं कि एक रेखा के अनुदिश आवेश वितरण हो रहा है, ये आवेश वितरण कैसा हो रहा है, एक रेखा के अनुदिश। तो ऐसा लिखूं, मान लो कि ये कोई वायर लिया, ये लिया मैंने वायर लिया, ठीक है, अपने घरों में जितने भी वायर हैं सब खींच लो, खींच लिए, बिल्कुल। अब मैंने वायर लिया, अब इस वायर पर क्या किया मैंने, आवेश वितरित कर दिया। मैं प्लस, तो इन सारे क्वेश्चंस में क्या करूंगा, प्लस 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 आवेश लूंगा। आप चाहे माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसके अलावा कोई भी चेंज होने वाला नहीं। तो मानो मैंने यहाँ पर प्लस लिया, प्लस लिया, प्लस लिया, प्लस लिया, प्लस लिया। अब अगर इस वायर को, सुनना बात, इस वायर को मैं आवेश दूंगा, इस वायर को मैं आवेशित करूंगा, तो ये आवेश जो है वो कैसे वितरित होगा, ऐसे लाइन के अकॉर्डिंग। इस वायर पर जब आवेश दूंगा तो आवेश क्या होगा, इस लाइन के अकॉर्डिंग जो है वितरित हो जाएगा। यानी कि क्या होगा, आवेश कैसा होगा, आवेश एक रेखा के अनुदिश, आवेश एक रेखा के, कौन सी रेखा, जो आपके घर के बगल में रहती है, नहीं सर वो नहीं, सिंपल वाली रेखा, स्ट्रेट लाइन है ना। आवेश एक रेखा के अनुदिश वितरित हो जाता है, आवेश एक रेखा के अनुदिश वितरित हो, यानी कि वायर में क्या होगा, जो आवेश है वो एक रेखा के अनुदिश वितरित होगा। वायर ले लो, सिलेंडर ले लो, सिलेंडर में भी सेम केस होगा, है ना। तो ये सब क्या होंगे, आवेश एक रेखा के अनुदिश वितरित होगा। तो आवेश जो रेखा के अनुदिश वितरित हो रहा है, मान लो यहाँ पर आवेश Q, यहाँ पर आवेश है Q, और इस वायर की लेंथ है L, इस वायर की लेंथ है, ठीक है। अगर आवेश एक रेखा के अनुदिश वितरित हो तो उसे हम पढ़ेंगे रेखीय आवेश घनत्व। क्या पढ़ेंगे, रेखीय आवेश। यही बात समझ में, जहां अब सुनो बात, अब पॉइंट आया है। पॉइंट क्या है कि अभी तक हम क्या बात करते आ रहे थे, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश के कारण बल, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सब चीज। अब बिंदु आवेश का काम खत्म। अब तो क्या आ गई, बड़ी बड़ी सरफेसेस आ गई है, बड़ी बड़ी शेप्स आ गई है। कभी सिलेंडर लोगे, कभी प्लेट लोगे, कभी गोला लोगे, कभी क्यूब लोगे, कभी घनाभ लोगे, है ना, कभी वायर लोगे। तो ये भी सिर्फ क्या है, बड़ी बड़ी सरफेसेस। अब इन्हीं सरफेसेस पर बिंदु आवेश तो आने से रहा, तो बिंदु आवेश का तो कोई काम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, आवेश वितरण का कंसेप्ट अपन लगाएंगे। इसका लगाएंगे आवेश वितरण का। हम जहाँ बिंदु आवेश बोलते थे, अब हम बोलेंगे आवेश घनत्व। हम पहले क्या बोलते थे, बिंदु आवेश, अब क्या बोलेंगे, आवेश घनत्व। तो सबसे पहला हेडिंग डालो, रेखीय आवेश घनत्व। वाह, सब समझा यार, मतलब आई है, देखिए
रेखीय आवेश घनत्व, इसे बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बच्चों मेरी इंग्लिश आपके साथ रहेगी, खराब हो गई। लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्लियर है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। सारी बात समझ में? आवेश अगर एक रेखा के अनुदिश वितरित हो तो उसे क्या बोलेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। और इसे लिखने का तरीका है लेम्डा। इसे किससे लिखते हैं? लेम्डा। इससे लिखते हैं लेम्डा। इसे क्या बोलते हो? लेम्डा। एक टांग ऐसे खड़ी करके ये पोज दे दो, फैशन का है जब रेनबो करते हुए ऐसे खड़े होते ना, एक टांग बाहर निकाल के, ऐसा लेम्डा। ठीक है। अब जो घनत्व की परिभाषा क्या होती है? यहाँ पर रेखीय घनत्व, आवेश घनत्व सब बच्चों अलग अलग टाइम पर अलग अलग यहाँ पर डेफिनेशन आवेश घनत्व के बारे में हम पढ़ेंगे। फिलहाल कर रहे रेखीय आवेश घनत्व। तो बच्चों रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला है वितरित आवेश Q अपॉन लेंथ, वायर की लेंथ के अकॉर्डिंग आवेश घनत्व। समझे बात को? भाई देखो, सुनना बात, पूरी L लेंथ पर कितना आवेश? Q आवेश। पूरी L लेंथ पर कितना आवेश? Q आवेश। तो किसी एक बिंदु पर, किसी एकांक लंबाई पर कितना आवेश होगा? Q बाई L। एकांक लंबाई पर कितना आवेश होगा? Q बाई L। कोई चीज वैसे आप देखो, L लंबाई के तार पर समझा रहा हूं, समझ लो। आवेश कितना है भाई? L लंबाई की तार पर आवेश कितना? Q। तो एकांक लंबाई पर कितना तार होगा? मान लो 10 सेंटीमीटर का वायर है, 10 सेंटीमीटर के वायर पर Q आवेश कितना है? Q आवेश। तो 1 सेंटीमीटर पर कितना होगा? Q बाई 10। 50 सेंटीमीटर का वायर है, 50 सेंटीमीटर पर आवेश कितना है? Q। तो 1 सेंटीमीटर पर कितना होगा? Q बाई। तथा एकांक लंबाई पर आवेश, एकांक लंबाई पर आवेश कितना होगा? Q बाई 10। तो ये जो एकांक लंबाई पर आवेश है, यही क्या है? आपका आवेश घनत्व। यही क्या है? रेखीय आवेश। यूनिट निकालो। दिखाई दे रहा है क्या कैमरे में? मैं देख लूं क्या? बिल्कुल देख लो सर। यूनिट 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 यहाँ निकाल दो। यूनिट यूनिट बोलो। कूलाम बटे मीटर, कूलाम बटे मीटर। आवेश का, आवेश की यूनिट कूलाम, लेंथ की यूनिट मीटर, कूलाम बटे मीटर। अच्छा सर, अगर वायर नहीं हो फिर क्या करेंगे हम? जरूरी थोड़ी अगर वायर ही हो। मान लो प्लेट ले ली मैंने, अब मैंने क्या किया? 1 मीटर की प्लेट ले, क्या लिया मैंने? 1 मीटर की प्लेट ले ली, मीटर की प्लेट, ये लो। अब बोलो क्या करोगे? अब इस पर तो रेखीय आवेश घनत्व लगा दे। यहाँ क्या करोगे? ये क्या कर दिया आपने? 1 मीटर की प्लेट लेकर आके, 1 मीटर की प्लेट लेकर धातु की प्लेट लेके आए। अब इस पर भी आवेश वितरित कर दिया। अब बच्चों, अब मुझे बताओ, यहाँ तो आपने लेंथ से काम चलाया है, लेकिन क्या यहाँ पे लेंथ ही है? नहीं, यहाँ पर लेंथ भी है, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। यहाँ पर लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। वायर में तो क्या था? वायर में तो क्या था? लंबाई थी। यहाँ पर लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। तो क्या लेंथ से काम चल जाएगा? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा? एरिया। आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? क्षेत्रफल का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। याद है? हाँ, मतलब जितना लेंथ में चार्ज जाएगा उतना ही चौड़ाई में भी चार्ज जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा एक नई टर्म, दैट इज पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व। ओ माय गॉड, ऐसा बिल्कुल ऐसा। इसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर पृष्ठ की बात करें, ये भी क्या है? ये प्लेट का क्या है? पृष्ठ है। सुनना बात को, प्लेट का क्या है? पृष्ठ। मान लो ये वाली प्लेट, ये क्या है? मेरी एक प्लेट। अब अगर इस पर मैं पूरा आवेश वितरित कर दूं तो मेरा जो आवेश है वो कहाँ आएगा? इस पूरी पृष्ठ पर आएगा। इसकी मेरा जो आवेश है वो कहाँ आएगा? इसकी पृष्ठ पर आएगा। तो पृष्ठ के आवेश आएगा तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा?
पृष्ठ आवेश घनत्व, मुझे से क्या बोलना पड़ेगा, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व जो है, अगर आवेश, यदि आवेश कैसा हो, पृष्ठ के अनुदिश वितरित हो, पृष्ठ के अनुदिश वितरित हो, पृष्ठ के अनुदिश वितरित हो, तो क्या होगा, पृष्ठीय आवेश। क्या होगा, पृष्ठीय आवेश। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व को लिखने का तरीका होता है सिग्मा। इसे क्या बोलते हैं, सिग्मा। इसे लेमडा, इसे सिग्मा। किसकी मान, सी की मान, ठीक है। तो बच्चों अगर मान लो इस पर भी मैंने कितना आवेश दिया, क्यू, इस पर भी मैंने कितना आवेश दिया, क्यू, और इसका एरिया मान लो कैपिटल, इसका एरिया कितना है, कैपिटल, इस प्लेट का एरिया कितना, कैपिटल। पूरे एरिया पे कितना आवेश, क्यू आवेश, पूरे एरिया पे कितना आवेश, क्यू आवेश। तो एकांक एरिया पर, एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश होगा, क्यू बाई ए। सेम केस, पूरी लंबाई पर कितना आवेश, क्यू, एकांक लंबाई पर आवेश क्यू बाई ए। पूरे एरिया पर कितना आवेश, क्यू, तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश क्यू बाई ए। सिंपल, वही चीज है। यूनिट, यूनिट बोलो, आवेश की यूनिट कूलम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा के लिए यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर। एक चीज देखिए, हम टॉपिक एक ही पढ़ रहे हैं, कौन सा, आवेश का, लेकिन एक बार यूनिट अलग आई और एक बार यूनिट अलग आई। ऐसा क्यों भाई, पहले आप रेखीय आवेश घनत्व पढ़ रहे हो, अब आप पढ़ रहे हो पृष्ठ आवेश। अब क्या पढ़ रहे हो, पृष्ठ आवेश घनत्व। इसलिए दोनों टर्म अलग अलग, ठीक है। एक और टर्म है। अब सर एक बात बताओ, मान लो मैंने इसकी जगह आपको ले लिया गोला, गोला मतलब बिल्कुल सॉलिड गोला। क्या ले लिया, सॉलिड गोला। अब ये सॉलिड गोला ना लेके मैं एक घन ले लेता हूँ। मैं क्या ले लेता हूँ, एक घन ले लेता हूँ। घन गोरे घटा बद मत मत चिक चिक बटा रात रात। इसके लिए मैंने एक घन ले लिया। अब और बिल्कुल क्या है, सॉलिड घन, बिल्कुल क्या है, सॉलिड है, खोखला नहीं है, बिल्कुल कठोर है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको चार्ज दूंगा बच्चों, तो चार्ज क्या होगा, सिर्फ इसकी सरफेस पर यानी इसकी पृष्ठ पर आएगा या अंदर भी जाएगा, चार्ज अंदर भी जाएगा सर घनाभ में, यानी कि पूरे घनाभ में क्या होगा, आवेश वितरित हो जाएगा। पूरे घनाभ पर क्या होगा, आवेश वितरित हो जाएगा। तो पहले क्या हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल के अनुदिश जो है आवेश वितरित हो रहा था। अब क्या होगा, आवेश आयतन के अनुदिश। भाई घनाभ का तो क्या निकलेगा, घन का, घनाभ का या सॉलिड गोले का, इन सब का क्या होगा, आयतन होगा। क्योंकि आवेश अगर पृष्ठ पे जाता है, अगर सिर्फ पृष्ठ पे लेता है, तो मैं क्या बात करता हूँ, पृष्ठ आयतन। लेकिन अब पृष्ठ पे तो है, साथ ही साथ अंदर भी है, पृष्ठ पर तो है और साथ ही साथ अंदर भी। सपोज मैंने क्या किया, पहले एक सिंपल सी प्लेट ली, सुनो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सिंपल एक प्लेट ली, अब मेरे पास एक पानी का क्या भरा हुआ है, टैंक भरा। अब मैंने जैसे कि इसको डुबोया, बाहर निकाला, इस प्लेट को डुबोया तो बाहर निकाला, पानी कहाँ आएगा, इसकी सिर्फ पृष्ठ पे आएगा। पानी कहाँ आएगा, इसकी पृष्ठ पे आएगा, बिल्कुल आएगा। सेम केस, आवेश कहाँ आया, पृष्ठ पे। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, पानी की बोतल ली और मैंने इसका कैप खोल दिया, कैप इसकी रिमूव कर, यानी कि क्या है, बिल्कुल वैसा है। अब जैसे ही मैं इसको पानी में डुबोऊंगा, क्या होगा, पानी इसकी सरफेस पर भी आएगा, पानी इस बोतल की पृष्ठ पर भी आएगा और पानी इस बोतल के अंदर भी आएगा, पानी इस बोतल के अंदर भी आएगा। यानी कि अब इस बोतल के आयतन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। जो आवेश वितरित हुआ है वो कैसे हुआ, आयतन के अनुदिश हुआ। तो यहाँ पर आवेश कैसे अनुदिश हुआ, आवेश आयतन के अनुदिश वितरित, आयतन के अनुदिश वितरित हुआ। अगर आयतन के अनुदिश वितरित हो रहा है तो कुछ नहीं, आयतन आवेश घनत्व तो बोल दो, क्या बोल दो, आयतन आवेश घनत्व। क्या क्या दिखता है, आयतन आवेश घनत्व। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या दिखता है, सिंपल।
बोलो यार, क्या बोल दो? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सिंपल। इसे क्या बोलोगे? आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। चलिए सिंपल सी केस खत्म, आयतन आवेश घनत्व। अब अगर आयतन आवेश घनत्व की बात करें बच्चों, रो, आयतन आवेश घनत्व को कैसे लिखा जाता है? रो से। इसको कैसे लिखा जाता है? सिग्मा। कैसे लिखा जाता है? रो। इसको क्या बोलते हैं? रो। रोने नहीं बैठना, ऐसे नहीं, रो, RH O। इसे क्या बोला जाता है? RH O, रो। ठीक है, दैट इज रो। तो आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला, अगर पूरे इसका मान लो आयतन कितना? V आयतन, ठीक है, तो मान लो पूरे V आयतन पर कितना आवेश घनत्व है? Q। कितना आवेश वितरित है पूरे आयतन पर? Q। तो एकांक आयतन पर कितना आवेश? Q। सेम केस अप्लाई कर दो जो यहाँ, सेम केस अप्लाई कर दो जो यहाँ पे किया, Q/V। क्या लिखेगा इसको? Q/, अच्छा इसकी यूनिट की बात करें तो कूलम बटे मीटर क्यूब, कूलम बटे मीटर। सिंपल भाई, आयतन की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब, ठीक है, सो कूलम बटे मीटर क्यूब। तो ये है चीज बच्चों जो मेन हमें पढ़नी थी। पहला हमने पढ़ा रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा हमने पढ़ा पृष्ठ आवेश घनत्व, तीसरा हमने पढ़ा आयतनिक आवेश घनत्व, तीसरा हमने क्या पढ़ा? आयतनिक आवेश घनत्व। तो मुझे ये सारी चीजों को लेके हम अब दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कैसे हम इनको यूज करने वाले हैं। मैं आपको दो एग्जांपल बताता हूँ जहां पर हम क्या करेंगे, इन आवेश घनत्व को अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। मोस्टली जो है पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतनिक आवेश घनत्व कहाँ काम आएगा? हमारे गाउस के नियम में काम आएगा। तो आने वाले एग्जांपल में सिर्फ इसको इस्तेमाल करते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है ना। तो कैसे हम उसको इस्तेमाल करके कैसे हम सवालों को सोल्व करने वाले हैं वो हम चीज देखते हैं, लेकिन तब तक आप इसको कॉपी कीजिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर किसी लाइन के अकॉर्डिंग आवेश वितरित किया जाए रेखीय आवेश घनत्व लगा दो, अगर किसी पृष्ठ के अकॉर्डिंग आवेश घनत्व है तो पृष्ठ आवेश घनत्व, अगर किसी आयतन में आवेश घनत्व की बात कर रहे हो तो आयतन। बच्चों ये चीज अप्लाई करना बहुत ईजी है, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि आवेश वितरण कहाँ हो रहा है, किस कंडीशन में हो रहा है। अब आवेश आप वितरित करवा रहे हो गोले पर, सुना, गोले की बात करें तो गोले पर, सिलेंडर की बात करते हैं, सुना। अब ये बोतल किस शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में। किस शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सुनो, जब इसमें पानी नहीं है, ठीक है, अब इसमें इसके साथ दो केसेस, मैंने इसकी कैप लगाई हुई है, कैप बिल्कुल टाइट, बोतल में ना पानी जाने का कोई सोर्स, कोई चांस नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, पानी से भरे हुए टैंक में इस बोतल को डुबोता हूँ, डुबाया और बाहर निकालता हूँ। क्या होगा सर? पानी इसकी सरफेस पर, इसके पृष्ठ पर पानी आएगा, इसकी सभी पृष्ठों पर पानी आएगा। तो जो पानी का वितरण हुआ है वो कैसे हुआ? पृष्ठीय वितरण। कैसा हुआ? पृष्ठीय वितरण। यानी कि अगर सिलेंडर की बात करूं, खोखला सिलेंडर है तो खोखले सिलेंडर में अंदर तो जा नहीं सकता, खोखले सिलेंडर में अंदर तो जा नहीं सकता पानी, तो कैसा होगा? पृष्ठीय आवेश। तो कैसा अप्लाई करोगे? कौन सी चीज अप्लाई करोगे? सिग्मा। इसी की जगह पर मैं गोला लेता हूँ, क्या लेता हूँ? गोला। ये इसी बोतल का एग्जांपल ले लेते हैं वापस से। अब बोतल की कैप रिमूव कर दो, अब बोतल की क्या रिमूव कर दो? कैप। अब जैसे ही मैं इसे पानी से भरे हुए टैंक में डुबोऊंगा, क्या होगा? पानी इसकी पृष्ठ पर भी आएगा और पानी इसके अंदर भी आएगा, पानी इसकी पृष्ठ पर भी आएगा और पानी इसके अंदर भी आएगा। तो क्या पूरे वॉल्यूम पर, पूरे आयतन पर पानी का वितरण हुआ? अर्थात पूरे क्या बोलते हैं, पूरे पूरी पृष्ठ और अंदर आयतन पर आवेश का वितरण। तो आवेश का वितरण कैसा हुआ? आयतनिक। तो एक ही केस में दो केसेस भी पॉसिबल है, सिचुएशन डिपेंड करती है कि आपको बोला क्या जा रहा है, वो आपको पढ़ के समझना है, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए, तब तक हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चीज। ओके बच्चों, अब पहला एग्जांपल मैंने क्या लिया? एक वायर लिया है, ठीक है। अब वायर किसे लिया मैंने? हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज। वायर कैसा रखा हुआ है? बिल्कुल क्षैतिज। अच्छा सर वर्टिकल रख देते तो? अगर वर्टिकल रखते तो विद्युत क्षेत्र अलग होता, उसकी गणना करने के लिए अलग होगा, उसका आंसर भी अलग आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अभी क्षैतिज फॉर्म में मैंने एन लंबाई का तार रखा हुआ है और उससे स्मॉल ए दूरी पर एक बिंदु पी रख दिया, उससे
स्मॉल ए दूरी पर, या मान लेते स्मॉल आर मान लेते, इसको ये सही रहेगा, उससे स्मॉल आर दूरी पर मैंने एक बिंदु P रखा हुआ है। आपको क्या करना है, इस P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब आप क्या करोगे, सर Q आवेश, इस वायर को कितना आवेश दिया, टोटल Q आवेश, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी, लैम्डा, है ना। अब बच्चों इस Q आवेश, अगर बिंदु आवेश होता तो क्या करते, KQ/AR² लगा देते, लेकिन यहाँ पर बिंदु आवेश नहीं है। अब बच्चों मैं क्या करूं, अब बिंदु आवेश भी नहीं है, अगर बिंदु आवेश होता तो KQ/R² लगा के डायरेक्ट आंसर पुट कर देता, लेकिन बिंदु आवेश नहीं। अब क्या कर सकते हैं, सोचो, क्या दिमाग लगा सकते हैं, सोचो। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हो क्या कर सकता हूं, तो सुनो, अगर बिंदु आवेश होता तो डायरेक्ट KQ/X² लगा देता, KQ/R। बच्चों मैं क्या करता हूं, सुनो, इस वायर को, इन लंबाई का जो वायर, इसके छोटे 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 टुकड़े करके, कुत्तों को नहीं खिलाना, छोटे छोटे टुकड़े करके, अब उन सभी टुकड़ों की वजह से, अब इन सभी टुकड़ों की वजह से मैं क्या करूंगा, ऐसे ऐसे इस तरीके की मैंने सभी कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उन सभी छोटे छोटे टुकड़ों की वजह से इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालूंगा और उन सभी विद्युत क्षेत्र का क्या कर दूंगा, वेक्टर सम कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन सर आपने बताया ये क्या है, सममित आकृति है, ये क्या है, सममित आकृति है। मान लो कि मैंने क्या किया कि इस P बिंदु से स्मॉल x डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, स्मॉल x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया, जिसकी लेंथ भी कितनी है, dx। ये जो टुकड़ा कट किया है मैंने, इस टुकड़े की लेंथ कितनी, dx है, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, dx है, और कितनी, P बिंदु से कितनी दूरी है इसकी, x दूरी है ना। ये मैंने एज्यूम किया है, बाद में मेरे को इन सबको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितनी है, x डिस्टेंस में मैंने जाके एक छोटा सा अल्पांश कट कर लिया। तो सबसे पहले मैंने काम क्या किया, बिंदु P से, समझ लेना बात को, पहली बार समझा रहा हूं, आखिरी बार समझा रहा हूं, बिंदु P से स्मॉल x दूरी पर dx लंबाई का एक छोटा सा अल्पांश लिया, एक अल्पांश लिया, एक अल्पांश लिया, ठीक है, एक अल्पांश ले लिया। अब इस अल्पांश की वजह से इस पर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र लगेगा। मान लो अब प्लस है तो विद्युत क्षेत्र किधर लगेगा, इधर लगेगा। अमाउंट का तो पता नहीं, लेकिन डायरेक्शन का पता लग गया, अगर प्लस है तो विद्युत क्षेत्र इधर। सर मुझे प्लस नहीं करना, माइनस करना, माइनस लगा ले, माइनस की वजह से डायरेक्शन इधर जाएगी, कम, सारा प्रोसीजर सेम है, बस ये एरो इधर की जगह इधर हो जाएगा, ठीक है। मान लो इस dx की वजह से, छोटे से टुकड़े की वजह से छोटा सा विद्युत क्षेत्र dE इधर लगा। सर एरो हटा दो, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन तो आपने लगा दी ना, डायरेक्शन तो आपने बता दी, P से दूर, डायरेक्शन तो क्या बताई, P से दूर, तो वेक्टर लगाने का कोई जरूरत ही नहीं। अब तो इस पर, इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना लगेगा, dE, मतलब इस छोटे से टुकड़े की वजह से विद्युत क्षेत्र क्या होगा, dE होगा, ठीक है सर। तीसरी बात, अब मुझे एक बात बताओ, इस छोटे से अल्पांश पर जिसकी लेंथ dx है, उसके कारण छोटा सा विद्युत dE क्रिएट हो रहा है। अब इस पर आवेश कितना होगा यार, इस पर आवेश कितना, पूरे पर आवेश कितना, q, तो छोटे से पर आवेश, छोटा सा आवेश, तो इस अल्पांश पर उपस्थित आवेश, इस अल्पांश पर उपस्थित आवेश कितना होगा, dq, कितना होगा, पूरे पर आवेश q है तो अल्पांश पर कितना, dq आवेश, खत्म, सिंपल सा केस। अब ये सारा डेटा क्लियर कर लिया, अब सिंपल, अब भूल जाओ कि मेरे पास क्या है, वायर है मेरे पास, तो मुझे तो इतना पता है कि ये एक छोटा सा अल्पांश है, इसके कारण मेरे को क्या निकालना, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ये जो छोटा सा अल्पांश है ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, एक बिंदु आवेश की तरह। और हाँ सर, अगर बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करेगा तो इसका विद्युत क्षेत्र निकालो, इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, dE। फॉर्मूला सर, K इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू KQ/R², वेरी गुड, K। अच्छा, इस पर आवेश कितना, dQ आवेश, इस पर आवेश कितना हो गया, dQ आवेश, तो dQ R² मतलब उस बिंदु आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, इस बिंदु आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी है,
स्मॉल एक्स कितनी है, स्मॉल एक्स, तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ले फॉर्मूला आ गया, खत्म। डी ई इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू एक्स स्क्वायर। सर लेकिन इसमें से डीई भी मैंने क्या किया, एज्यूम किया, डी क्यू भी मैंने क्या किया, एज्यूम किया, एक्स स्क्वायर भी मैंने एज्यूम किया, सब रिमूव करना पड़ेगा, कर देते रिमूव। अच्छा सोचो, इसके कारण छोटा सा विद्युत क्षेत्र डी, यहां पर कोई अल्पांश लोगे आप उसके कारण भी डी, यहां पर भी कोई अल्पांश लोगे उसके कारण भी डी, तो सभी डी 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 को वेक्टर सम कर देते हैं। अब बच्चों आपको अच्छे से पता है कि छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, समाकलन। क्या करना पड़ता है, समाकलन करना पड़ता है। कर दो समाकलन, कर दे समाकलन, बिल्कुल कर दो सर। समाकलन कर दिया जाए, बिल्कुल कर दिया जाए सर। कैसे होगा इसका समाकलन, देखो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, तो कुल विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा भैया, ई नेट कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी। कुल विद्युत क्षेत्र कितना है, मानना ई नेट है। ई नेट कहां से मिला, इसका इंटीग्रेशन करने का, इसका इंटीग्रेशन किया, सो डी ई इज इक्वल टू, इधर भी इंटीग्रेशन कर दो, के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। डी का इंटीग्रेशन कितना, ई नेट। सर ये कहां से आया, अरे ऑब्वियसली बात है यार, अगर छोटे से विद्युत क्षेत्र का डीई है तो पूरे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ई नेट होगा, है ना। तो विद्युत क्षेत्र तो क्या होगा, बराबर बराबर होगा हर एक अल्पांश के कारण, इसलिए मैं डायरेक्ट ऐड कर दिया, ई नेट लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अच्छा सुनो, डी क्यू और एक्स स्क्वायर को तो गोली मारो, फिलहाल बात करते हैं के की। तो जो के तो कांस्टेंट है यार, हमेशा उसकी वैल्यू फिक्स है, 9 × 10 की पावर 9। के तो क्या है, कांस्टेंट है, के तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या है, 9 × 10 की पावर 9। तो अगर के कांस्टेंट है तो समाकलन करो चाहे अवकलन करो, कांस्टेंट राशि का कभी भी समाकलन अवकलन नहीं होता। मतलब अगर है तो उसको एज इट इज समास से बाहर कर दो। ये क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया, तो फाइनली बाहर करने के बाद समाकलन में क्या बचा, डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर बचा, डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर बचा। अब ये बात करते हैं डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर की। अब मुझे बताओ, आपको क्या पता है कि डी क्यू, अगर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो ऊपर भी क्या होना चाहिए, डी एक्स, लेकिन यहां तो क्या है, डी क्यू, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। अब सुनो, इस पूरे एल लंबाई पर कितना आवेश, क्यू, इस पूरे एल लंबाई पर कितना आवेश है, क्यू है। इस पूरी एल लंबाई पर आवेश कितना है, क्यू है। इस तो यहां से चार्ज घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश, अब इस्तेमाल हुआ है रेखीय आवेश घनत्व का। क्या इस्तेमाल था वो देखो। अब ये जो आवेश घनत्व है, आप रेखीय आवेश घनत्व लो, पृष्ठीय आवेश घनत्व लो, आयतनिक आवेश घनत्व लो, इस सबका काम क्या होता है, इस यहाँ पे ये जो डीक्यू है ना, इस डीक्यू को रिमूव करने का काम होता है। आई बात समझ में, इस डीक्यू को रिमूव करना है और यहां पर क्या लाना है, डीएक्स। अच्छा डीएक्स क्यों लाना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डीएक्स के साथ में समाकलन संभव है। एक्स स्क्वायर का समाकलन किसके साथ संभव है, ओनली डीएक्स के साथ। किसके साथ संभव है, डीएक्स के साथ में। क्या डीक्यू के साथ में, डीक्यू के साथ में नहीं संभव है। तो रेखीय आवेश घनत्व की बात करते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, क्यू बाई एल। रेखीय आवेश घनत्व क्या, क्यू बाई एल। लेकिन सर क्यू बाई एल नहीं, मुझे तो क्या चाहिए, डी क्यू बाई डी एक्स। तो क्यू की जगह क्या ले लो, डी क्यू, और लेंथ की जगह क्या ले लो, डी एक्स। खत्म। लेंथ की जगह क्या ले लो, डी एक्स। तो यहां से डी क्यू की जगह क्या रख सकता हूं, लेमडा इंटू डी एक्स। डी क्यू की जगह क्या रख सकते हैं, लेमडा इंटू डी एक्स। आवेश घनत्व तो सब क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, संतत आवेश वितरण है। और अगर संतत आवेश वितरण है तो परिभाषा में सर आपने लिखवा है कि हर एक बिंदु पर आवेश घनत्व तो क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल लिख सकता हूं तो मैं इसको डी क्यू बाई डी एक्स भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैंने डी क्यू बाई डी एक्स लिखा और डी क्यू की वैल्यू निकाल ली, लेमडा इंटू डी एक्स रख दिया। अब मुझे देखो, लेमडा इंटू डी एक्स यहां पुट कर दो, बिल्कुल कर दो सर। ई नेट इज इक्वल टू, के बाहर है ही सही आपका, ब्रैकेट में डी क्यू की जगह क्या पुट कर दो, इस डी क्यू की जगह क्या पुट कर दो, लेमडा इंटू डी एक्स। तो लेमडा इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। वापस लेमडा भी कांस्टेंट है भाई, आवेश घनत्व तो हर जगह बराबर है,
यानी कि उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो लेमडा को भी बाहर निकालो। लेमडा को भी बाहर निकाल दिया, के पहले से बाहर था ही सही, अंदर क्या बच गया dx/x²। बच्चे यहां पर क्या है dx/x²। अब इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन क्या करना है, निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन नहीं करना, निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन करना है, लिमिट पता नहीं पड़ेगी। लिमिट देखते हैं, इधर देखो। अब मुझे बताओ कि ये जो x है ये कहां से कहां वेरी कर सकता है। देखो स्मॉल r से लेके मतलब इस p बिंदु पर कहां कहां विद्युत क्षेत्र हो सकता है, इस p बिंदु पर कहां कहां विद्युत क्षेत्र हो सकता है। यहां से लेके यहां तक, मतलब स्टार्टिंग में से लेके एंडिंग पॉइंट तक हर एक बिंदु के कारण इस p बिंदु पर विद्युत क्षेत्र लग रहा होगा। यानी कि जो आपने यहाँ ये dq लिया है ना, यानी ये जो अल्पांश लिया है, ये अल्पांश आप यहाँ भी ले सकते थे, ये अल्पांश आप यहाँ भी ले सकते थे, कहीं भी ले सकते हो। यानी कि इस अल्पांश की जो दूरी है वो यहां से लेके यहां तक कुछ भी हो सकती है। मतलब कहां से, स्मॉल r से लेके r+l, मतलब इस ये जो अल्पांश आपने यहां कट किया है ना स्मॉल x दूरी पर, तो ये अल्पांश कहां ले सकते थे, यहां भी ले सकते थे आप, यहां भी अल्पांश कट कर सकते थे, यहां भी अल्पांश कट कर सकते। सेम अल्पांश आप यहां भी कट करोगे, सेम अल्पांश यहां भी कट करोगे। तो इस अल्पांश की जो दूरी है वो कहां से, स्मॉल r, मतलब मिनिमम यहां से लेके मैक्सिमम कितनी यहां, तो यहां इस p बिंदु से मिनिमम दूरी r और मैक्सिमम दूरी कितनी r+l। इस p बिंदु से इस अल्पांश की दूरी मिनिमम कितनी हो सकती है, स्मॉल r, और मैक्सिमम ये वाली, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, l+r। तो मिनिमम कहां से कहां हो सकता है, स्मॉल r से लेके r+l, स्मॉल r से लेके r+l हो सकता है। तो इसकी लिमिट भी लगा दी। अब आपको सिर्फ क्या करना है, समाकलन करना है, करो भैया। तो डायरेक्ट मैं इसको समाकलन यहाँ लिख देता हूं पहले, कि लेमडा 1/x² का समाकलन क्या होता है भाई, -1/x, -1/x। लिमिट आपको पता है r और r+l, करो भैया। कुल विद्युत क्षेत्र E नेट इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर निकाल दो, -k लेमडा अपॉन मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट। लिमिट रखने का तरीका होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये इसका मैं माइनस बाहर लेके आएगा। मैक्सिमम लिमिट है 1/r+l, मिनिमम लिमिट है -1/r। ठीक है, इस माइनस को मैं अंदर लेके जाऊंगा तो क्या हो सकता है, इस माइनस को अंदर लेके गया तो k इंटू लेमडा, इस माइनस को अंदर लेके गया तो ये तो माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। सो प्लस का 1/r माइनस 1/r+l। ये उल्टा क्यों लिखा, अरे भाई ये माइनस है, ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा। तो कुल विद्युत क्षेत्र कितना आया, k लेमडा, इन सबका एलसीएम ले लो तो कितना आएगा, r+l माइनस r, कितना बच गया l, कितना बच गया l, r इंटू r+l। तो फाइनली जो कुल विद्युत क्षेत्र है बिंदु P पर वो कितना आया, दिस। आप चाहो तो इस लेमडा की वैल्यू वापस रखते हो q/l, इस लेमडा की वैल्यू यहां से क्या रख सकते हो, q/l रख सकते हो। q/l रखोगे तो l से l कट हो जाएगा, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है k q अपॉन r इंटू r+l, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अगर लेमडा की जगह क्या रखो, q/l रखो, तो ये चीज आ जाएगी। तो ये था आपका किसी भी रेखीय आवेश क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व की एप्लीकेशन की कहां से हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आपका, अगर कोई वायर है लेंथ का, उसे मैंने क्षैतिज रखूंगा, अगर वर्टिकल रखूंगा तो अलग केस होगा, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, वहां पर समांतर विद्युत क्षेत्र निकलेगा और लंबवत विद्युत क्षेत्र भी निकलेगा। वो कैसे करना, कैसे, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, वैसे आपके सिलेबस में उसको नहीं मेंशन किया हुआ, फिर भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, यहां तक काम करें, कॉपी करो यहां तक। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट केस है आपका आवेशित वलय की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत, मतलब ये
अब ये क्या है बच्चों, ये तो बेसिकली एक चकती है, मतलब डिस्क है, ठीक है। रिंग का मीनिंग क्या है, बिल्कुल किसी भी वायर को, ऐसी एग्जांपल में लेता हूँ आपके पास, मेरे पास एक सबसे बड़ी चीज है, ठीक है, मम्मा मारेगी वैसे तो आपके चक्कर में मेरी पिटाई हो जाएगी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क लेके, ये है रिंग। अब मैंने क्या किया, वायर को आपस में मोल्ड करके एक रिंग बनाई है। आपको केस क्या दिया हुआ है, रिंग के बिल्कुल सेंटर से, अक्ष का मतलब रिंग के बिल्कुल सेंटर पॉइंट से पास होती हुई लाइन, ये ऐसी, अबे चुपचाप खड़ी है ना, ऐसा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस अक्ष के अनुदिश इस रिंग को ऐसे घुमा सकता हूं। इसका मतलब इसके सेंटर से जो पास हो रही है ना, इसके सेंटर से पास होने वाली अक्ष पर, लाइन पर, यानी कि इसकी वलय की अक्ष पर, इस रिंग की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ये वाला केस ऐसा है, ऐसा केस है, ठीक है। तो आपको इस P बिंदु पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। मान लो इस पर आवेश कितना है, Q आवेश वितरित हो रहा है। मान लो ये वापस में प्लस 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 प्लस, सर माइनस क्यों नहीं लेते, मुझे माइनस से सख्त नफरत है, क्योंकि मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, नेगेटिव आवेश की बात नहीं करता हूँ। आप चाहो तो ले सकते हो, उसमें बस कुछ नहीं होगा। आप सुनो, यहां पर आवेश वितरण Q है, ठीक है। इसका रिंग की जो रेडियस है वो आपको दे दी स्मॉल कैपिटल R, और आपको स्मॉल r, ये R में कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना बच्चों। तो मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे स्मॉल x ले लेता हूँ, R में क्या है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए स्मॉल x डिस्टेंस ले लेता है। तो इसमें x सेंटर पॉइंट O से स्मॉल x डिस्टेंस पॉइंट P पर आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब इस आवेश पर, इस रिंग पर क्या है बच्चों, हर तरफ क्या है, आवेश समान रूप से वितरित है, हर तरफ आवेश समान रूप से वितरित है, अर्थात कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर स्थित एक छोटा सा टुकड़ा कट करता हूं, यहां पर एक वापस से एक छोटा सा टुकड़ा कट करता हूं। मान लो इस पर आवेश कितना है, D कैपिटल की, ठीक है। इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कुछ ऐसा होगा, इस डायरेक्शन। मान लो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो DE ऐसा है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा है। मैं यहां से इस बिंदु, इसको मान ला देता हूं A, और सिमिलरली एक और यहां पे कट करूंगा, मान लो सिमिलरली बिल्कुल इस जिसके जैसा ही यहां पे मैंने कट किया B पॉइंट पे, जैसा यहां पे अल्पांश लिया वैसा ही यहां पे एक और अल्पांश लिया DQ, ठीक है। अब मान लो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, स्मॉल r, ये दूरी कितनी है, स्मॉल r। तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी, ये वाली दूरी भी कितनी होगी, स्मॉल r दूरी होगी। ये वाली दूरी भी कितनी होगी, स्मॉल r। इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र समान होगा, DE होगा, लेकिन वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। पक्का, हाँ ये तो पक्की बात है, ये तो पक्की बात है, पक्का, हाँ सर, ठीक है। अब क्या हो सकता है, मान लो ये कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, ठीक है। तो बच्चों इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। इस D का एक कंपोनेंट इधर आएगा, DE cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, DE sin थीटा। बोल हाँ या ना, ये समझ में आया भाई। इसके कारण इस बिंदु A पॉइंट के कारण विद्युत क्षेत्र इस P बिंदु पर कैसा लग रहा होगा, DE कुछ इस तरीके से लग रहा है भाई। अल्पांश है DQ, तो उसके कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र भी होगा, बिल्कुल छोटा सा होगा, जिसे DE बोल दिया भाई, है ना। यहां से इसकी दूरी कितनी है, स्मॉल r। ये जो दूरी बनाई है मैंने, इस दूरी के बीच में एंगल कितना है, थीटा डिग्री। तो यहां से यहां तक का एंगल कितना, थीटा। तो बच्चों अगर थीटा की बात करें तो ये वाला शीर्षक कोण है ना, आमने सामने के कोण, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। अब जो DE का इधर एक कंपोनेंट आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक, एक आएगा ऊर्ध्वाधर घटक। जो क्षैतिज घटक है वो क्या होगा, DE cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक DE sin थीटा। खत्म, क्या दिक्कत है यार, ठीक है। इसी तरीके से B की बात करते हैं, B का भी सेम विद्युत क्षेत्र है, DE, है ना। DE सेम विद्युत क्षेत्र है, तो इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे। मान लो ये वाला एंगल भी कितना है, थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना बना, थीटा। इसका भी दो कंपोनेंट निकलेगा, देख। इस D का क्षैतिज घटक तो क्या होगा, इसी डायरेक्शन में। A के कारण जो DE लग रहा था उसका क्षैतिज घटक इधर, DE cos थीटा। B के कारण जो DE लग रहा है उसका भी क्षैतिज घटक इधर होगा, इसी डायरेक्शन में, DE cos थीटा। अच्छा, इसका ऊर्ध्वाधर घटक कैसा होगा, ऐसा होगा ऊर्ध्वाधर घटक। इस वाले का ऊर्ध्वाधर घटक कैसा होगा, DE sin थीटा। अब देखो ऊर्ध्वाधर घटक तो बराबर है,
लेकिन दिशा में विपरीत है। ऊर्ध्वाधर घटक दोनों के क्या है, बराबर है, डी साइन थीटा भी इसका भी डी साइन थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है, तो ऊर्ध्वाधर कट हो जाएंगे। क्षैतिज घटक की बात करते हैं, तो इसका भी डी cos थीटा और इसका भी डी cos थीटा, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, परिमाण भी बराबर, दिशा भी बराबर, तो क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। सिंपल सी बात है यार, है ना। इसी तरीके से यहां कहीं लो, उसका भी ऐसा होगा, यहां भी कहीं आप अल्पांश ले सकते थे, उसका भी सेम केस। तो सभी जितने भी अल्पांश लोगे सभी के ऊर्ध्वाधर घटक यानी वर्टिकल कंपोनेंट तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कट कर देंगे, और जो क्षैतिज घटक अर्थात हॉरिजॉन्टल घटक यानी डी cos थीटा वाले हैं वो सभी क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ऐड करने की बात बाद में करेंगे, फिलहाल इसके कारण dq अल्पांश के कारण dq अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा भैया, कितना होगा, dE बराबर k, q की जगह क्या लिखो dq, तो आवेश कितना dq, डिस्टेंस कितनी स्मॉल r, kq अपॉन r स्क्वायर। सर ये r भी आपने एज्यूम करी है, ये r भी आपने एज्यूम करी है। हाँ स्मॉल x तो मुझे गिवन थी, कितनी दूरी पर निकालना है वो तो मुझे पता था, लेकिन इस अल्पांश जो आपने लिया उसकी दूरी तो आपने एज्यूम करी थी, यानी कि ये स्मॉल r तो आपने एज्यूम करी, ये dq भी आप रिमूव करो, ठीक है। तो बात करते हैं, आपको तो अच्छे से पता है कि अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है ई नेट तो क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। कर दो सर, दोनों तरफ समाकलन करो, करो करो जल्दी करो, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहां से के कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लो, डी क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, सही है सर, सही जा रहा हो, ठीक है। अब देखो यहां पर एक लोचा है, क्या लोचा है सर, यहां पर एक लोचा है, क्या लोचा है सर, आपने यहां पर डीई नहीं करना है, अब क्या करना है, डीई नहीं लेना है। भाई देखिए आवेश जो वायर था उसके कारण तो कितना लग रहा था, सिर्फ डी, लेकिन यहाँ पे डीई नहीं लग रहा है, यहाँ पर डीई के दो कंपोनेंट की बात कर रहे थे, एक डीई साइन थीटा भी था और डीई कोस थीटा भी था। तो अब जो डीई निकालना है वो डीई ना होके क्या है, डीई कोस थीटा है। पहले क्या था, डीई था, पहले क्या डीई लिया, डीई का मतलब क्या, डीई कोस थीटा प्लस डीई साइन थीटा, डीई कोस थीटा प्लस डीई साइन थीटा, और साइन थीटा ने साइन थीटा को तो मार दिया, मतलब साइन थीटा तो आपस में कट हो गए। भाई वेक्टर सम करो, साइन थीटा तो कट, तो जो डीई है कुल विद्युत क्षेत्र वो क्या होगा, कुल विद्युत क्षेत्र, जो कुल विद्युत क्षेत्र है वो डीई के क्षैतिज घटक के, डीई के क्षैतिज घटक के योग के तुल्य होता है, डीई के क्षैतिज घटक के योग के तुल्य होता है। क्षैतिज घटक अर्थात डीई कोस थीटा, यानी कि आपको क्या लगाना पड़ेगा, डीई की जगह अब क्या लिखना पड़ेगा, डीई कोस थीटा, और डीई कोस थीटा का फॉर्मूला क्या, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डीई कोस थीटा की जगह वापस से सेम केस हो है, बस यहाँ पे हमने क्या लिखा था पहले वाले केस में डीई, अब क्या लिखना है डीई कोस थीटा, क्यों, क्योंकि साइन थीटा ने साइन थीटा को मार दिया, तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट काम करेगा, ऊर्ध्वाधर घटक तो खत्म हो चुका है, ऊर्ध्वाधर घटक का कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू क्या है, क्षैतिज घटक की। अगर ऊर्ध्वाधर घटक की भी वैल्यू होती तो फिर डीई कोस थीटा नहीं लिखते, ओनली डीई लिखते थे। वही बात समझ में, अगर ऊर्ध्वाधर घटक भी काम कर रहा होता तो फिर क्या लिख देते, ओनली डीई से काम चल जाता। लेकिन अब आपको स्पेसिफाई करना है, क्यों, क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक तो एक दूसरे से कट के अलग हो गए, ऊर्ध्वाधर घटक का तो कोई काम नहीं है, तो कुल विद्युत क्षेत्र तो किसके कारण है, ओनली डीई कोस थीटा के कारण, क्योंकि डीई साइन थीटा तो ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल हो गए, इनका तो कोई काम नहीं रहा। विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र किसके कारण है, डीई कोस थीटा के कारण, तो जो इंटीग्रेशन होगा वो किसका होगा, डीई कोस थीटा का होगा। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, ई नेट कुल विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू क्या, डीई कोस थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर के इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर तो हो गया। अब डीई कोस थीटा की बात करते हैं। तो बच्चों रिंग के कारण सभी जगह क्या होगा, आवेश समान रूप से वितरित है, आवेश क्या है, समान रूप से वितरित है, तो इसकी जगह तो मैं क्या लिख दिया, ई नेट,
कुल विद्युत क्षेत्र इक्वल टू टी cos थीटा का इंटीग्रेशन, तो ये तो काम खत्म। k इनटू, अब इसका आवेश dq, अब ये क्या है, रिंग है बच्चों, रिंग पर क्या है, इसका आवेश dq, इसका आवेश dq, आवेश क्या है यहाँ पर समान है, वितरित है ना, तो dq का इंटीग्रेशन की जगह q होता है। अब बचा क्या, 1/r, 1/r²। एक मिनट, dq की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, dq cos थीटा, dq की जगह क्या लिखना पड़ेगा, dq cos थीटा। भाई d की जगह तो अपन लिखते हैं ना k dq/r², तो d cos थीटा का इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है dq। भाई de का फॉर्मूला तो आपको पता है k × dq/r², लेकिन cos थीटा भी तो है, तो cos थीटा का यहाँ का इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों क्या करना है, अब देखो dq cos थीटा कांस्टेंट है, ये थीटा क्या है, कांस्टेंट है। cos थीटा कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि रिंग है, रिंग पर सब जगह जो कोण है, जो एंगल है, वो क्या होगा, बराबर होगा, तो cos थीटा भी कांस्टेंट। अब बचा क्या, dq। अगर इस छोटे से अल्पांश पर आवेश dq है, तो पूरी रिंग पर आवेश कितना, q, तो वो भी कांस्टेंट। तो यहाँ पर सारी चीजें कांस्टेंट है, सब क्या होगी, बाहर आ जाएगी। dq की जगह क्या लिख दिया, q, cos थीटा की जगह cos थीटा और अपॉन r², ये डिस्टेंस भी फिक्स है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। कैसे, देख, अगर रिंग की बात करूं तो रिंग से किसी भी बिंदु पर ले ले, किसी भी बिंदु पर ले ले, ये वाली डिस्टेंस हर जगह, हर बार जगह बराबर है। ये जो ब्लू पेन है, ये ब्लू पेन क्या शो कर रहा है, ये स्मॉल r डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो एक्सिस से ये वाली जो दूरी वो रिंग पर हर जगह, किसी भी बिंदु पर बात करो, हर जगह क्या होगी, बराबर होगी। तो r भी बराबर, r भी कांस्टेंट होगा। थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल, थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल, तो r बराबर है, तो उसका एंगल भी क्या होगा, हर जगह बराबर होगा, तो थीटा भी क्या हो गया, कांस्टेंट, सब बाहर आ गया। लेकिन सर स्मॉल r तो आपने खुद ने एज्यूम किया, cos थीटा भी आपने एज्यूम किया, तो इसको बाहर निकालो, आप सोल्व कर लेते हैं। भाई cos थीटा भी मैंने एज्यूम किया, यानी कि cos थीटा भी मुझे रिमूव करना पड़ेगा। स्मॉल r भी आपने खुद ने एज्यूम किया, उस क्वेश्चन ने नहीं दिया, तो स्मॉल r भी मुझे रिमूव करना पड़ेगा। तो बात करते हैं इस ट्रायंगल की। अगर इस ट्रायंगल की बात करूं बच्चों, सुनो, तो ये हो गया आपका O पॉइंट, ये हो गया आपका A पॉइंट, ये हो गया आपका ये P पॉइंट, जहां पे आपको एंगल निकालना था। ये थीटा एंगल आपने एज्यूम किया था, ये स्मॉल r डिस्टेंस हो गई, ये क्या हो गई, रिंग की रेडियस स्मॉल कैपिटल R, ये वो पॉइंट हो गया स्मॉल x, जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। सिंपल सी बात, क्या क्या रिमूव करना है, cos थीटा और स्मॉल r। पाइथागोरस लगाओ, तो r² = कैपिटल R² प्लस स्मॉल r, कैपिटल R² अपॉन स्मॉल x²। यहां से स्मॉल r की वैल्यू आ गई √r² प्लस स्मॉल x², √r² प्लस x। बहुत बढ़िया हो गया। cos थीटा की बात करें तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, स्मॉल x, कर्ण कितना है, स्मॉल r। आधार कितना है, स्मॉल x, कर्ण कितना है, स्मॉल r, और स्मॉल r की वैल्यू क्या है, r² प्लस x²। तो cos थीटा की जगह क्या पुट कर सकता है तू, cos थीटा की जगह क्या पुट कर सकता है, स्मॉल x, स्मॉल r की जगह दिस r² प्लस x²। अंडर रूट हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर 1/2। अंडर रूट हटा के क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2। देख cos थीटा की वैल्यू भी आ गई, यहाँ से ये पुट कर देंगे, r² की वैल्यू भी आ गई, यहाँ से ये पुट कर दो, तो कुल विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, कुल विद्युत क्षेत्र E नेट बराबर K Q cos थीटा की जगह देख ये वाली पुट कर रहा हूँ, cos थीटा की जगह ये चीज पुट करता हूँ, 1/r² प्लस x² की पावर 1/2। cos थीटा की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 1/r² प्लस x² की पावर 1/2। अच्छा r² की जगह ये पुट कर दो, r² की जगह क्या पुट कर दो, r² प्लस स्मॉल x²। अच्छा बच्चों देखो, इसकी पावर स्मॉल x, इसकी पावर 1/2, आपस में पावर ऐड करके इसकी पावर kqx, तो ठीक है। नीचे देखो r² प्लस x² की होल पावर 1, r² प्लस x² की होल पावर 1/2, तो आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी। 1
प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, कहाँ लिखूं हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की घात 3/2, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो रिंग के कारण किसी बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये होगा k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, k q x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये कहां से आया भाई, k q x तो एज इट इज रख दिया, एक r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यहाँ पे है, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2 यहाँ पे, घाते आधा समान तो घाते ऐड हो जाएगी, इसकी पावर थी 1 है ना, और इसकी पावर थी 1/2, तो 1 प्लस 1/2 3/2 लिख दिया। अब इसके साथ में थोड़ी सी एडिटिंग और हो सकती है, यहाँ तक आप कॉपी कीजिए, मैं कुछ एडिटिंग करने वाला हूँ। ठीक है, हो गया, कॉपी हो गया वीडियो पॉज करके। अब चलो एडिटिंग करते हैं, थोड़ी सी इस फॉर्मूला के साथ थोड़ी सी एडिटिंग और की जाती है। ठीक है, अब एडिटिंग क्या हो सकती है बच्चों, जल्दी जल्दी देख लो, टाइम कम है। कुल विद्युत क्षेत्र k q स्मॉल x अपॉन r स्क्वायर प्लस स्मॉल x स्क्वायर की पावर 3/2। तो क्या होता है कि ये वाला जो स्मॉल x है ये इस कैपिटल R से बहुत 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 क्या होता है, मतलब ये जो स्मॉल x है ये इस कैपिटल R से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। यानी कि जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की, मान लो मैंने बोल दिया 5 सेंटीमीटर रेडियस की एक रिंग ली, कितनी ली 5 सेंटीमीटर रेडियस की रिंग ली, और उस पर आवेश दे दिया, और मैंने बोला 100 किलोमीटर पर जाके विद्युत क्षेत्र निकाला। तो स्मॉल एक्स की वैल्यू तो क्या दी 100 किलोमीटर, और रेडियस कितनी दी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तो क्या हो गया बहुत छोटा हो गया स्मॉल एक्स से। तो कई कई केसेस में ऐसा भी पॉसिबल है, कई केसेस में ऐसा भी पॉसिबल है कि स्मॉल एक्स इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ओवरलैप का हो जाएगा, ये तो काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आर स्क्वायर नालायक है, और इसको क्या मान लो आप 0 मान लो। तो आर स्क्वायर को 0 पुट करो, आर स्क्वायर को 0 पुट करो, क्या आएगा k q स्मॉल x अपॉन 0 प्लस x स्क्वायर, 0 प्लस x स्क्वायर, क्या बचेगा x स्क्वायर, ये तो क्या हो गया 0, तो यहाँ क्या बचा x स्क्वायर की पावर 3/2। इसको क्या लिखा जा सकता है k q x अपॉन स्मॉल x की पावर q, भाई x स्क्वायर की होल पावर 3/2, तो इसको क्या लिख सकते हो x क्यूब, दैट इज x से x क्यूब कटा तो क्या बचा k q अपॉन x। तो अगर ऐसा केस है तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा k q अपॉन स्मॉल x स्क्वायर, k q अपॉन स्मॉल x स्क्वायर, k q अपॉन स्मॉल x स्क्वायर। सर ये तो वो केस नहीं हो गया आपको सब बिंदु आवेश के कारण। और हाँ यार ये केस तो क्या हो गया बिंदु आवेश वाला, ये केस तो क्या हो गया बिंदु आवेश वाला केस हो गया। सर कैसे, ये तो क्या हो गया बिंदु आवेश का केस हो गया। मतलब याद है आपको बिंदु आवेश में भी ऐसा ही केस था, कुछ बिंदु आवेश में भी कुछ ऐसा ही केस था कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, यहाँ मान रिंग की जगह एक बिंदु आवेश स्मॉल q रख दें और बोलो स्मॉल x दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालो, तो क्या निकालोगे ये लगाओ तो k q अपॉन x स्क्वायर, ये आएगा, हाँ ये आएगा। लेकिन ये तो रिंग थी, तो देखो 5 सेंटीमीटर की रिंग 100 किलोमीटर से कैसी दिखाई देगी यार, 5 सेंटीमीटर की रिंग 100 किलोमीटर पर कैसी दिखाई देगी, कैसी दिखाई देगी, बिल्कुल एक बिंदु आवेश की तरह ही दिखाई देगी ना। तो वही केस है, जो मैं बोलता था वो मैंने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया, क्योंकि एक रिंग है वो 100 किलोमीटर दूर जाऊंगा तो कैसी दिखाई देगी, एक बिंदु आवेश की तरह दिखाई देगी। ठीक है, दूसरी चीज, अगर रिंग के केंद्र पर मैं विद्युत क्षेत्र की गणना करें तो, रिंग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की गणना करो, रिंग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की गणना करो, रिंग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा बताओ। रिंग के केंद्र पर ये ऐसा कर लेते हैं, रिंग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की गणना,
केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र मतलब ये डिस्टेंस कम, ये वाला पॉइंट कहाँ गया, सेंटर पे आ गया, यानी कि स्मॉल एक्स क्या होगी, 0। भाई केंद्र पर क्या होगा, 0। भाई केंद्र पर क्या होगा, स्मॉल एक्स 0 होगा। यहां पर इस ओ पॉइंट पर स्मॉल एक्स की वैल्यू बताओ, 0। तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी होगी, 0। भाई देखो फॉर्मूला लगाओ, KQX/r²+x²। यहाँ पे x की वैल्यू रखो तो x की वैल्यू 0, कुल मिला के विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0। खत्म। तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0। तो बच्चों ये था आपका रिंग के कारण विद्युत क्षेत्र। तो आपको समझ में आया, कुल मिलाकर आवेश घनत्व का इस्तेमाल क्या है, सिर्फ और सिर्फ इतना इस्तेमाल है कि क्या हमें उसका लेमडा चेक करना होता है, कि लेमडा हटा के dq/dx हमें वहां पे रखना होता है। ठीक है, तो जो आप आज की क्लास में हम यही करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गाउस का नियम, तो वहां पर भी हम आवेश घनत्व, फ्लक्स, इन सभी को मिला के हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। आज की क्लास डिसमिस।